देखिएगा आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इनको करने को तो कोई भी कर देगा, मतलब क्लास 6 के ऊपर का कोई भी बच्चा जो मैथमेटिक्स में अच्छा होगा इसको सॉल्व कर देगा। इजी लग रहा है देखने से, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि इसको कम टाइम में कौन कर सकता है। अगर आप 7वीं में 8वीं में मैथमेटिक्स आपकी अच्छी थी, नो डाउट आप इसको कर दोगे। लेकिन देखो 8वीं के स्टूडेंट या 8वीं के ऊपर के जो स्टूडेंट हैं 9th के 10th के, उनको ये सवाल बहुत ही जल्दी, बल्कि मैं कह रहा हूं कि बिना पेन और बिना पेपर के भी उसको बनाने आना चाहिए। अगर मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ नहीं है तो फिर आप गणित में सवालों में बहुत ज़्यादा फंसने वाले हो। और 8वीं में किताब में भी कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए हैं कि इन सवालों को जल्दी से या फिर कम टाइम में इन सवालों को आप कैसे कर सकते हो। देखो ये बहुत सारे लोग इसको जादू बता देते हैं, बहुत सारे लोग एसएससी रेलवे और ये वाले ट्रिक के नाम पे बेचते हैं कोर्स की, ये ट्रिक वो ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये 8वीं में 7वीं में किताबों में ये छपा हुआ है, आपको पढ़ाया गया है, पर वो उसको निचोड़ के बस ट्रिक के नाम पे बेचते हैं, आपको ज़बरदस्ती रटवाते हैं कि रट लो, और रटी हुई चीज़ें एग्जाम में काम नहीं आती हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो। देखो इसी सवाल को तुम्हारे सामने मैं बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ, अब एक कॉमन बच्चा क्या करेगा, ये 19 + 36 + 4 लिखा हुआ है, तो कॉमन बच्चा 19 में पहले 36 को जोड़ेगा और फिर जो आएगा उसमें 4 को जोड़ेगा। या थोड़ा स्मार्ट बच्चा होगा तो वो इकाई के अंकों को पकड़ेगा, 4, 6, 9 को एक साथ जोड़ेगा और फिर 3 और 1 को एक साथ जोड़ के जो भी हासिल वगैरह आएगा उसको करके लिख देगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, जरा देखना मैंने कैसे कहा कि बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं। मैं क्या करूं, मैं इस 36 को 4 से पहले जोड़ दूं, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। सबको पता है कितना हो जाएगा, 40। और उस 40 में अगर मैं 19 को जोड़ दूं तो 40 में 19, 50 और 9 59, ये कितना आ गया, 59 आ गया। देखो कितना आसानी से 36 और 4 40 कर दिया, और 40 में 19 मन में जोड़ सकते हो बिना पेन पेपर के। 40 में 19 के बजाय अगर तुम मन में कर रहे हो ना तो एक आगे बढ़ जाओ, 20 ले लो, तो 40 20 60 हो गया, लेकिन तुमको तो 19 ही जोड़ना था, तो एक घट जाना 60 से, कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही जरा सा इस सवाल में देखिएगा, अब कोई कॉमन बच्चा होगा तो वो पहले क्या करेगा, 16 दूनी 32 और 32 गुणे 5 गुणा करेगा, जो भी है वहां पे निकालेगा। लेकिन मैं अगर ऐसा कर दूं कि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो 2 है इसका अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 और दूनी 5 दूनी कितना होता है, 10, और उसमें जो बच गया 16 से गुणा कर दूं तो ये कितना आ गया, 16 धाम में 160। बताओ कहाँ जरूरत थी पेन की, कहाँ जरूरत थी पेपर की। मन में ऐसे ही 1 सेकंड के अंदर तुमने ये सवाल लगा दिया, 5 दूनी 10 और 16 धाम में 160। देख रहे हो। और ये देखो अगर 6 गुणे 204 करना है तो एक कॉमन बच्चा 6 से पहाड़े पढ़ के, टेबल पढ़ के इसको मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ी समझदारी से क्या करूं, 6 गुणे रहने दूं और 204 को तो मैं 200 धन 4 भी लिख सकता हूं, 200 धन क्या लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं। अब 200 + 4 204 होता है ना। अब देखो ये आसान हो गया, 200 में 6 से गुणा करूंगा तो मुझे 1200 मिल जाएगा, और प्लस 4 में 6 से गुणा करूंगा तो 24 मिल जाएगा, 1200 में 24 जोड़ दूंगा तो 1224, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना जल्दी आ गया, ये भी मन में हो सकता था, इसके लिए भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल देखना, ये बहुत ही मजेदार है। 26 गुणे 3 करना है, उसमें से 24 गुणे 3 करके घटाना है। अब कॉमन बच्चा पहले 26 गुणे 3 करके यहाँ लिखेगा, फिर 24 गुणे 3 करके यहाँ लिखेगा, फिर जो आएगा उसको घटाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो मैं क्यों ना इस 3 को बाहर निकाल लूँ। तो यहाँ बचा 26 माइनस यहाँ बचा 24, यहाँ अंदर क्या बचा, 24। और 26 में से 24 तो कोई भी घटा देगा, कहेगा 2 आता है और बाहर 3 है, 3 गुणे 2, इसका आंसर आएगा 6। इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। देख रहे हो कितना आसान होगा। 3 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, 26 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 24। अब 26 में से 24 क्या, 2 बचा, 2 में 3 से गुणा कर दिया 6। ये भी बिना पेन और पेपर के आंसर लगाया जा सकता था, पर ये कोई जादू नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसे आपके साथ कोई गेम खेल रहा हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कक्षा 8वीं बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो भी कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में जो रूल्स पढ़ाए जाते हैं या फिर जो लॉज पढ़ाए जाते हैं, जो नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे उस नियम को बस रट लेते हैं एग्जाम के पॉइंट से, और रट के उसको लिख के या उससे संबंधित सवाल लगा के आ जाते हैं। उसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिकल जब सवाल लगाते हो, जब कैलकुलेशंस करते हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं अभी उस उस लॉ पे भी आऊँगा, उस रूल पे भी आऊँगा, बड़े बेहतर तरीके से आपको समझाऊँगा। जरा सा देखना और सवाल हैं, जैसे इस तरह का अगर सवाल है, क्या ये
आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि अगर नॉर्मली देखें तो 7 छंग 42, 42 धन 7 दूनी 14 धन 7 तिक्का 21 धन 7 पचे 35 धन 7 चौक 28, ये जोड़ने में बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन गुणा करो फिर वो उतना बड़ा जोड़ो, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, 7 इन सब में से कॉमन ले लूँ, 7 7 7 7 7 हर जगह दिख रहा है। अब देखना, एक ब्रैकेट लगा दिया, 7 यहाँ से निकाला तो इसके पास बचा 6, बीच में प्लस का साइन, 7 यहाँ से निकाला इसके पास बचा 2, प्लस का साइन, 7 यहाँ से निकाला बचा 3, प्लस का साइन, 7 यहाँ से निकाला बचा 5, प्लस का साइन, 7 यहाँ से निकाला बचा 4। अब जरा सा 7 को बाहर रहने देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर को जोड़ लेते हैं, इसमें भी जोड़ने में दिमाग लगाएंगे। देखो 6 और 4 ये 10 हो गया, और ये 5 2 7 और 3 10, 10 और 10 कितने हो जाते हैं 20। देख रहे हो कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये इस तरह से आप करोगे तो आसानी से जोड़ सकते हो, आपकी मैथमेटिक्स की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। अगर आप 9वीं में 10वीं के छात्र हो, या और भी अगर ऊपर आप 11वीं 12वीं या किसी भी क्लास में, तो आपको ये गणित की ये चीज़ें, आपको ये कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। और 20 सतह सबको पता है कितना होता है 140, ये 1 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है। अब देखो 8% ऑफ 50, अगर मैं तुमको ये बता दूं, चलो तुम छोटे स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं ये कह दूं कि जो 8% ऑफ ये जो 50 है, ये बराबर लिख सकते हो 50% ऑफ 8 के। अगर मैं कहूं कि ये लिखना गलत नहीं है तो देखो कितना आसान हो गया, 8% ऑफ 50 निकालना था, तो अगर मैं कहूं कि वो 50% ऑफ 8 के बराबर, 50% 50% माने आधा, 50% मतलब क्या आधा, ऑफ मतलब होता है का के की, और 8 किसका आधा, 8 का आधा। ये एक्चुअली 50% का मतलब क्या मैंने बताया, आधा। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, अगर ऐसे सवाल आ गए तो कितनी जल्दी से हम कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो 50% मतलब आधा किसका, 8 का, और 8 का आधा मतलब 8/2, 8 का आधा सबको पता है 4 होता है, हल करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये कुछ लॉज हैं, कुछ मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, उनकी मदद से ही इन सवाल को, इन चीज़ों को मैं आसान बना पा रहा हूँ, और मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा भी पा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग भी कर पा रहा हूँ। तो जरा सा मैं एक नज़र डाल देता हूँ। मैंने कहा कि 7वीं मतलब बल्कि 6ठी या 6ठी से ऊपर के जो बच्चे हैं, 7वीं 8वीं और एबव कुछ भी, कहीं भी आप भी पढ़ के आए होगे 6 7 8 में, लेकिन कई बार आपने इसको इग्नोर किया होगा, आप इन लॉज को इग्नोर कर रहे होंगे, या फिर इन लॉज को माइंड नहीं किया होगा कभी कि यार एक काम करते हैं कि इस नियम को जरा सा देख के इस तरह के सवालों को हम जल्दी से हल कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जरा सा उन नियमों की बात मैं करने जा रहा हूँ, उन लॉज की बात मैं करने जा रहा हूँ, बहुत बेहतर आपको सीखने को मिलेगा, देखिएगा। तो सबसे पहला जो नियम है उसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको कुमुलेटिव लॉ कहा जाता है, कुमुलेटिव लॉ कहा जाता है। कुमुलेटिव लॉ क्या होता है, या फिर क्रम विनिमय नियम क्या होता है? देखो कुमुलेटिव तो इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा वैसा है, पर हिंदी में अगर जाओ, ये जो क्रम विनिमय शब्द लिखा है, क्रम विनिमय मतलब कि क्रम को बदल के अगर जोड़ दें, क्रम को बदल के अगर जोड़ दें तो जोड़ने पे या गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात जरूर याद रखना, ये जो नियम बता रहा हूं ये योग और गुणन का नियम है। जोड़ और गुणे में ये बिल्कुल काम आता है, याद रखना। घटाने में या भाग में ये क्रम विनिमय नियम मत लगा देना। ये योग और गुणा का है तो घटाने में और भाग में ये नियम मत लगा देना, लेकिन जोड़ और गुणे में बड़ा कारगर साबित होता है ये क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदल के जोड़ दो या क्रम को बदल के गुणा कर दो तो आपके आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। बताया गया है कि चाहे a प्लस बी कर दो या इसका उल्टा b प्लस a कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, 6 में 3 को जोड़ना है, 6 और 3 9 होता है, जबकि उल्टा करके 3 में 6 को जोड़ूंगा तो भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये बड़ा काम का नियम है। और जो गुणे वाला नियम है, a गुणे b कहता है इसको क्रम को बदल के भी गुणा कर दो, b गुणे a कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 गुणे 4 कर दूं 8 आता है, लेकिन अगर मैं उल्टा करके 4 गुणे 2 कर दूं तब भी कितना आता है, 8 आता है। फर्क नहीं पड़ता है किस पर, आंसर पर। लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं यही चीज़
आपको बताऊं कि ये मदद कहाँ करेगा, कब हेल्प करेगा ये। जैसे ये एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखना ये क्रम विनिमय नियम कैसे आपको फायदा दिला सकता है। अब ये 56 है, अगर इसको 56 में 32 को जोड़ूं, फिर जो आए उसमें 4 जोड़ूं, फिर जो आए उसमें 8 जोड़ूं, जबकि मुझे पता है कि 56 में चाहे मैं पहले 32 जोड़ दूं, पहले 4 जोड़ दूं, पहले 8 जोड़ दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रम विनिमय नियम कहता है कि आगे पीछे करके भी आप संख्याओं को जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 56 में पहले मैं 4 को जोड़ूंगा, तो 56 4 मुझे बड़े आसानी से पता लग गया 60 होता है। और अब मैं 32 में 8 जोड़ूंगा, 32 और 8 40 होता है, 60 और 40 100 होता है। देख रहे हो क्रम विनिमय नियम का फायदा उठाते हुए कैसे मैंने इस कैलकुलेशन को इजी कर दिया। इस वाली कैलकुलेशन को जरा देखना, देखो जैसे 102 है, मुझे पता अगर 8 मिल जाता तो ये 110 हो जाता, तो यहाँ पर 8 है, मैं 102 और 8 को 110 कर लूंगा। अब ये 34 है, मुझे पता अगर कहीं गलती से 6 मिल जाएगा तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे 6 मिल रहा है तो इसको जोड़ के मैं 40 लिख दूंगा, और 13 और 7 बच गए, ये तो 20 होते ही हैं। अब जरा देखना 40 20 60 60 10 70 और 100 170, ये तुम्हारा कितना जल्दी से आंसर बन जाता है। अगर जैसे कहीं गुणा करवाया जाए तुमसे क्या किया जाए, गुणा करवाया जाए, तो तुम ध्यान से जरा दिमाग लगा के सोचो, भाई 45 में 9 से करूंगा, फिर जो आएगा उसमें 2 से करूंगा तो टाइम लगेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ दिखती है, अगर मैं 9 दूना 18 कर दूं 45, तब भी कठिन हो रहा है। लेकिन मैं अगर 45 को 2 में 45 दूना 90 और जो आया उसमें 9 से गुणा कर दूं तो 9 9 81 810 देखो सेकेंड्स में आ गया। और गुणे में भी पता है, चाहे ए में बी से करो चाहे बी में ए से, क्रम को आगे पीछे करके गुणा कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसी का मैं फायदा उठा रहा हूं। जो लोग ट्रिक कहते हैं, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। कुमुलेटिव लॉग क्रम विनिमय नियम का सही इस्तेमाल करके वो अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा पा रहे हैं, वो अपनी स्पीड को कह सकते हो कि ग्रो करा पा रहे हैं। बस कुछ नियमों को ही अलग तरीके से पेश करके आपको ट्रिक बताया जाता है, बट ऐसा नहीं है। देखो यहीं पर अगर इस वाले सवाल की बात करें तो भाई, अगर इस वाले सवाल की बात करें तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है 5 है। अब 5 में मुझे सबसे आसान तो 2 लग रहा है कि 5 दूनी हो गया 10 और गुणे 7 चौके कितना हो गया 28। 28 में 10 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 280। तो इस तरह से और भी जो सवाल हैं, जब आप कोई भी बड़ा छोटा सवाल लगाते हो तो उसमें जोड़ या गुणा जरूर करना पड़ता है। तो क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल करिए और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ी सी तेज कर लीजिए। थोड़ा आगे चलते हैं और अब अगले नियम की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगले नियम की बात करने से पहले ये क्रम विनिमय नियम में ही जरा सा और डिटेल में देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये 48% ऑफ 50 कह रहा है, तो कॉमनली अगर इसको निकालोगे तो 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50 करोगे। फिर भाई ये 50 दूनी 100, 24, ये 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, 2 और 24, इस तरह से करोगे। लेकिन अगर देखो मैं तुमको ये बता दूं कि परसेंटेज में भी जो परसेंटेज होता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि परसेंटेज भी कुमुलेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये 8वीं में पढ़ाया गया था, यानी कि 48% ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। अगर कभी भी ऐसे हो कि 48% ऑफ 50 जो है ये बराबर होगा 50% ऑफ 48 के। मैंने ये क्या किया, मैंने कहा कि क्रम विनिमय नियम का पालन परसेंटेज भी करता है, तो मैंने बस क्या किया कि 48% ऑफ 50 मैं कह रहा हूँ बराबर होगा, परसेंटेज 50 को दे दो 50% ऑफ 48 के। तो देखो 50% मतलब होता है आधा, और किसका 48 का, 48 का आधा सबको पता 24 होता है। सवाल लगाने की भी जरूरत नहीं थी, सेकेंड्स में आंसर आ गया। ऐसे ही 9% ऑफ 200 निकालना हो, 9% ऑफ 200 निकालना हो तो एक तो वो है कि भाई 9/100 गुणे 200 करके ऐसे लिखो, फिर ये 9 दूनी 18 आया। या फिर अगर मैं कहूँ कि भाई ये चूंकि एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कुमुलेटिव लॉ जो क्रम विनिमय नियम उसका पालन करता है, तो 9% ऑफ 200 मैं कहूँ कि बराबर होगा 200% ऑफ 9 के। 200% का मतलब होता है बेटा डबल, 100% मतलब संख्या वही रह गई, 200 मतलब डबल, 300% मतलब ट्रिपल, 400% मतलब 4 गुना, 200% मतलब डबल। किसका डबल? 9 का। 9 का डबल कितना होता है 18। तो एक सेकंड में देखते 9% ऑफ 200 करके तुम 18 नहीं बता सकते थे, लेकिन 200% ऑफ 9 अगर सोचोगे, 200% ऑफ 9 यानी कि 9 का दूना 18, तो देखो कितना जल्दी आपका आंसर यहाँ से आ जाता है। और इसके बाद आगे चलते हैं। एक साहचर्य नियम होता है, इसी के बाद ये एक साहचर्य नियम होता है जिसको हम लोग
एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य मतलब क्या होता है? साहचर्य मतलब एक तरह से भाईचारा जैसा समझो, भाईचारा जैसा समझो। मतलब कि अगर कहीं a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और उसके बाहर प्लस सी लिखा हुआ है, तो चाहो तो तुम a को बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, b प्लस सी को जोड़ लो पहले, फिर a को जोड़ लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे 6 धन 3 और धन 4 लिखा है, ब्रैकेट है, तो तुम कहोगे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, 6 और 3 9 और बाद में 4 को करूंगा, तो 9 और 4 9 4 13 हो गया। और अगर मैं कहूं कि चलो कोई बात नहीं, तुम 6 को बाहर कर दो, 4 और 3 को पहले जोड़ लो, तो 6 धन 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 और 6 भी कितना होता है 13। दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर ब्रैकेट भी है, a को पहले कर लो, b और c को बाद में भी कर लो, तो कोई फर्क पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये देखो साहचर्य नियम जो है, एसोसिएटिव लॉ जो है, ये भी योग और गुणन का होता है। ये जोड़ और गुणे पे लागू होता है, घटाने पे और भाग पे इसको लागू मत कर देना, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो a गुणे बी गुणे सी भी अगर कहीं लिखा हो, तो तुम चाहो तो a को बाहर कर दो, b गुणे सी भी कर दोगे, बाद में a से गुणा कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, जैसे एक एग्जांपल है 2 गुणे 4 गुणे 3, और 2 को बाहर कर दिया 4 गुणे 3, तो 2 चौके कितना होता है? 8 होता है, और गुणे 3 24 हो गया। और यहाँ पर देखो 2 गुणे 4 तिक्का 12, 12 दूना 24, दोनों 24 आ गए आंसर। दोनों कितने आ गए? 24 आ गए। कहीं कोई टेंशन वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये नियम का भी यूज करके, जो साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, इसका भी यूज करके ना कई बार मामला बन जाता है, सवाल आसानी से बना पाते हैं, ठीक है, आसानी से। देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल में मतलब थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड किया, इसको सही किया मैंने, ठीक है। तो यानी कि अगर देखो साहचर्य नियम का क्या फायदा है, अगर इस तरह से सवाल जैसे कहीं पे हो, इस तरह के सवाल कहीं लिखा हुआ कि 29 धन 54 एक ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर +6 है, तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई 54 से 6 तो जल्दी हो जाएगा, तो तुम ऐसा करो ना, इसको 29 रहने दो और प्लस ये 54 और +6 एक साथ कर लो, तो 54 और 6 60 हो गया। इसमें 29 जोड़ना है, 29 के बजाय मैं 30 मान लूँ तो 90, और जबकि एक कम था तो 90 में से एक कम, यानी कि जोड़ दोगे तो 89 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोचने का नजरिया बदलो। देखो जैसे यहाँ पे है 43 धन 8 एक ब्रैकेट में है, +2 है। अब चूंकि यहाँ पर साहचर्य नियम को अगर मैं लगाऊं, तो भाई 43 को मैं बाहर कर दूं और 8 धन 2 एक साथ कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 और 2 10 हो जाता है, 43 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। देख लो कितना आसानी से हो गया। ऐसे ही गुणे में भी है, जैसे 2 गुणे 25 गुणे 16। अब 25 गुणे 16 करना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, 25 गुणे 16 करना मुझे क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। ठीक है, देखो सब गुणे में है, देख ध्यान देना, ये भी गुणे ये भी गुणे। कहीं अगर बीच में प्लस होता या यहाँ पे प्लस होता तो बात और होती। फिर आपको जो सरल करने वाला नियम होता है कि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर सबसे लास्ट में घटाओ, वो वाला नियम लगाना पड़ता, वो बात की बात है। साहचर्य नियम में हर जगह गुणे है तब लगाओगे। जैसे यहाँ पर ये है कि 16 गुणे 25 करना टफ है। अगर इस कोष्टक में पहले सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2 गुणे 25 कर दूंगा, 2 गुणे 25 ये एक ब्रैकेट में, और बाद में 16 से गुणा कर दूंगा। 25 दूना कितना हो गया? 50, और इसमें 16 से गुणा कर दूंगा। 16 × 5 80 और 1 0 800, इसका आंसर आ गया। जैसे यहाँ पर 9 × 5 45 दूनी 90, ये तो आसान है, लेकिन उससे भी आसान ये है कि मैं क्या करूंगा, 2 गुणे 5 पहले कर दूंगा और जो आएगा उसमें बाद में 9 से गुणा करूंगा। तो 5 दूनी 10, 10 9 कितना हो गया? 90। तो इस तरह से ये जो साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं और आप अपने सवालों को जल्दी से हल कर सकते हैं। देखो अगर अभी से 8वीं से ही, 8वीं या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अभी से ही आप कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग करोगे, तभी जाके आगे आपको सफलता मिलेगी। जो भी आज कंपटीशन हो गया है, सवाल तो हर कोई हल कर देता है, लेकिन जो जल्दी करता है वो बाजी मार ले जाता है। तो ये आपको इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक नियम और है बंटन नियम, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी इसको कहते हैं। बंटन मतलब होता है बांटना। बंटन माने क्या होता है? बांटना। जैसे कि a गुणे ब्रैकेट में b धन c है, तो a को तुम दोनों में बांट सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है। a गुणे b भी कर सकते हो और प्लस का चिन्ह लगा दो, a गुणे c भी कर सकते हो। मतलब a अगर गुणे में है और ब्रैकेट के बाहर है, a अगर गुणे में है और ब्रैकेट के बाहर है, तो वो a इन दोनों में बांटा जा सकता है। मतलब कि a गुणे b धन a गुणे c बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव
है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर बंटन नियम कहते हैं। अब जैसे 3 गुणे ये 2 धन 4 लिखा है, तो ये 3 को अंदर भेज दो या फिर कहो कि बांट दो, सब में जिसका जिसका है अलग अलग बांट दो। 2 को भी 3 दे दो, 3 गुणे 2, और धन 3 गुणे क्या कर दो, 4 दो, 4 कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 4 दो 6 और 6 त्रिका कितना हो गया 18। और वैसे 3 दूनी 6, धन 4 3 12 और 12 6 कितना हो गया 18। तो 18 यहाँ भी आ रहा है, 18 यहाँ भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि जो बंटन नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये जोड़ पे तो लागू होता है, ये गुणे पे तो लागू होता है, ये साथ में घटाने पे भी लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है, बंटन नियम जो है, ये बंटन नियम घटाने पे भी लागू होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये तुम्हारा काम आसान करेगा। जैसे यहाँ पर देखो एक सवाल है 18 गुणे 7 और बीच में धन है, प्लस है, फिर 18 गुणे 3 है। भाई गुणा करके इन दोनों का फिर जोड़ो, सवाल को कठिन मत बनाओ। तुम क्या करो, 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है। बंटन नियम तो तुम्हें पता ही है भाई, 18 क्या है, 7 के पास भी है और 3 के पास भी है, इसको बांट दिया गया है, तो मत बांटो ना, इसको अलग कर लो, 18 को अलग कर लो, बचा 7 और धन अंदर बचा 3। अब 7 और 3 सबको पता है 10 होता है, और 18 से गुणा करेंगे तो आराम से 180 जल्दी से आंसर आ जाएगा। बल्कि 18 से 7 में गुणा करते, फिर 18 से 3 में करते, फिर जोड़ते तो बहुत टाइम लगता। तो बंटन नियम का भी बहुत फायदा है, उठा सकते हो आप। जैसे यहाँ पे 26 गुणे 3 करूँ मैं, फिर उसमें 24 गुणे 3 करूँ, जो आए भाई 26 गुणे 3 करके जो आए उसमें से 24 गुणे 3 करके जो आए उसको घटाऊं, लंबा पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 दोनों में है ना, बंटन नियम कह रहा था कि बांटा गया है, मत बांटो, तुम 3 को बाहर निकाल लो। भाई चाहे ऐसे लिखा हो ए गुणे बी धन सी, चाहे इसको बांट दो, ए गुणे बी धन ए गुणे सी, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है। तो ये इस वाले फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, मैं इस वाले में लिख दूंगा, बस इतना सा काम करूंगा तो मेरा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 3 को मैंने कॉमन कर लिया, 26 बचा और माइनस कितना बचा, 24 बचा। अब 26 में से 24 तो कोई भी घटा देगा, 2 बचता है, और 2 गुणे 3 कोई भी बता देगा, 6, इसका आंसर 6 आ गया। लो, तो ये बहुत ही बेहतर रूल है, बड़े काम का रूल है। और इसके बाद जैसे ये वाला है, इसमें तो मुझे 8 8 और 8, तो मैं 8 को निकाल लूंगा, है ना। और यहाँ पर देखो, चाहे वो 2 जगह पे हो, ये तो मैंने छोटा सा बताया, ये 3 अलग अलग सेपरेशन हो, इसके बाद और प्लस में कुछ होता, हर जगह आप ये बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से लगा सकते हो। 8 बाहर ले ले तो क्या बचा, 2 धन यहाँ 3 धन इसका 8 निकल गया तो 5। अब 5 3 8 2 10 तो सबको पता है, 10/80। देखो मुजबानी बिना पेन पेपर के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, 8वीं में, मैं सच बता रहा हूँ, 8वीं में 8th क्लास में ये नियम आपको खूब पढ़ाया गया है। और जाहिर सी बात है कि 9th 10th और इसके आगे वाले जो बच्चे हैं इनको तो ये पता होना ही चाहिए। लेकिन क्लास में केवल तुमने रट लिया होगा, उस समय तुमने केवल वो जो जितने भी रूल बताए मैंने वो रटा होगा, और सवाल किताब में जो हल्के फुल्के सवाल रहेंगे उस लॉ को फॉलो करते हुए बनाया होगा, सवाल दिखाया होगा, और तुम कह रहे हो तुमको गणित आ गई। नहीं, गणित आती है ओनली प्रैक्टिस से। एक तो प्रैक्टिस से, और मैथ्स कोई जादू या कोई ट्रिक नहीं है, लॉज हैं, उन नियमों को समझो और उनको जितनी खूबसूरती से तुम लागू कर लोगे, अपने आप तुम सवाल को जल्दी और आसानी तरीके से तुम बना सकते हो। ठीक है, अपने आप तुम बना सकते हो, कोई किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए पढ़ाया तुम्हें क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो 9th का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 1 है, वो मैंने शुरू किया है। मेरे चैनल पर उसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। चैप्टर नंबर 1 जो है, वो चैप्टर नंबर 1 जो है बिल्कुल क्लास 9th मैथ्स का बिल्कुल ही पहला चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। उसमें मेरे ख्याल से 3 क्लासेस भी हो चुकी हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उन 3 क्लासेस को अटेंड कर लो, और चौथी क्लास आने वाली है, जो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये मैंने शुरू किया हुआ है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, 3 क्लासें हो गई हैं, चौथी क्लास आने वाली है। और चौथी क्लास में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चौथी क्लास में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं ये हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 1.4 जो चैप्टर है, जो उसको हल करने में आपको मदद करेगा। पूरे कॉन्सेप्ट्स, पूरे नियम, सब कुछ हम समझेंगे। एक बात बता रहे हैं, उसमें ये जो तीनों नियम हैं,
तीनों नियम कौन कौन से नियम अभी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तीनों नियम क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन, ये तीनों नियम काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बना के आपको समझा दी। आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत करने हैं, तो आप आसानी से कर भी पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों में शेयर भर भर के कर देना। जितना शेयर करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो चलेगी, मुझे देख के उतना ही अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।